गाजीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर आरक्षण के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों और मुसहरों को नौकरी देने में भेदभाव कर रही है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में नियुक्त महिला कुलपतियों में पिछड़े वर्ग की महिलाओं की संख्या पर भी सवाल उठाया। श्यामलाल पाल ने बीजेपी को सामंतवादी और पूंजीवादी विचारधारा वाली पार्टी बताया और बीजेपी पर महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनाव में धांधली करने का आरोप भी लगाया। श्यामलाल पाल ने बिहार की राजनीति पर भी बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। और जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसके दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक उन्हीं की समाज की बेटी जो परीक्षा में अच्छा अंक आने के बावजूद इंटरव्यू में 2 नंबर देकर के फेल कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आज तक उस आदिवासी और मुसहर समाज के लिए कोई काम नहीं किया। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा सभी उन वर्गों के लिए जो शिक्षा से वंचित रहे हैं उन्हें देश की अच्छी कड़ी में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी। आज उस आरक्षण के अंदर खाने में चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का आरक्षण हो, चाहे एसटी का हो या आदिवासी समाज का हो, बड़ा खेल भारतीय जनता हापुड़ की धौलाना तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय के स्थानांतरण के विरोध में वकीलों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। इस दौरान वकीलों ने तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वकीलों ने नायब तहसीलदार से मुलाकात कर मांग की थी कि रजिस्ट्री कार्यालय के स्थानांतरण का प्रस्ताव स्थायी रूप से रोका जाए और जल्द ही धौलाना के नजदीक एक नए रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण किया जाए। वकीलों ने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांग पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर धरने का 7वां दिन है, जिसमें काफी संख्या में अधिवक्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल हमें एडीएम साहब के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें खेड़े का प्रस्ताव अस्थायी रूप से रोका गया है, जो हम सभी अधिवक्ताओं को अस्वीकार्य है। हम इस प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं मानते। जब तक हमें स्थायी रूप से निरस्त का स्थायी रूप से पत्र प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। क्या आश्वासन हमें ये दिया गया है कि हो सकता है कि शाम तक या तो हमें स्थायी रूप से तहसील को रोकने का खेड़ा में पत्र प्राप्त हो जाए, नहीं तो शायद हो सकता है कि कल हो जाए। अगर नहीं होता है तो कल भी हमारा 8वें दिन धरना ऐसी ही जारी रहेगा और हो सकता है कि कल और एटा मेडिकल कॉलेज में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एक विशेष क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस शुभारंभ के दौरान मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य रजनी पटेल ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये क्लिनिक दंत रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोनू यादव की देखरेख में चलाया जाएगा, जहां पर तंबाकू छोड़ने इसके इच्छुक मरीजों की काउंसलिंग भी की जाएगी। किस प्रकार से चीज खोली गई है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो गुटखा पान मसाला यूज करते हैं, उससे जो भी साइड इफेक्ट या फिर जो भी ड्रॉबैक्स हो रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता है। बहुत से लोग स्टेटस के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो अपना स्टेटस मेंटेन करना है। आज की डेट में भी हमारे पास 3 कैंसर के पेशेंट आए हुए थे जिनको मैंने प्रॉपर डायग्नोस किया है और उनको अच्छे से काउंसिल करके उनको छोड़ने के लिए बोला है। बेसिकली इस क्लिनिक का मतलब ये है कि हम गुटखा कैसे छुड़ा सकते हैं, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दंत रोग विभाग की तरफ से विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनू और उनकी टीम की तरफ से ये आज क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि जो जैसे तंबाकू खाते हैं उससे संबंधित पदार्थ जो भी खाते हैं, जो कि इन्होंने उसके लिए एक फॉर्म भी तैयार किया है जो कि डॉक्टर साहब ने बताया, विभागाध्यक्ष ने। डॉक्टर विशाल है कि यहाँ
उनके द्वारा पूरा प्रोफार्मा तैयार किया है विद गाइडेंस ऑफ तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और जैसे यहाँ बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं जो स्मोकिंग करते हैं या अदर फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी काम से और उनके लिए गाइडेंस की कैसे आपको क्या सिम्टम्स होंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, उसके संबंध में पूरी मिर्जापुर के जीडी बिन्नानी पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 33% सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान छात्रों ने बताया कि वे 1 महीने पहले भी इस मांग को लेकर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जिस दौरान कुलपति ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बढ़ा है और क्या, जो लड़के बाहर खड़े उनका एडमिशन नहीं हुआ अभी तक उनका एडमिशन हो जाएगा। हम लोग भूख हड़ताल जब तक ठीक नहीं करेगा रोज काम कर देंगे जब तक ठीक बनाना नहीं बढ़ेगा। मतलब जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है उनका सीट बढ़ाया जाए और 1 महीने से दौड़ रहे हैं बच्चे इसी कॉलेज के सहारे हैं, उनका वो ऑनलाइन फॉर्म भी करवाए हैं 400 रुपए। जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं उनका क्या होगा, जो इसी कॉलेज के सहारे बैठे हुए हैं अभी तक उनका क्या होगा। अदर्स कॉलेज में भी एडमिशन होना बंद हो गया है, अब उनका कॉलेज अब उनका एडमिशन कहाँ होगा। बरेली के सोहरा गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण 3 मकान गिर गए। पहली घटना में रंजीत नाम के व्यक्ति का पक्का मकान ढह गया, हालांकि इसमें सोहरा परिवार सुरक्षित बच गया। वहीं दूसरी घटना में लाल सिंह मौर्य नाम के व्यक्ति का कच्चा मकान गिर गया, जिससे उनके जानवर भी घायल हुए, लेकिन परिवार सुरक्षित रहा। तीसरी घटना में सांवरी नाम की एक महिला के कच्चे मकान की छत गिर गई, जिससे घर का सारा सामान खराब हो गया। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान और तमाम लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों से सामान बाहर निकलवाने में मदद भी की, साथ ही इसके अलावा लेखपाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट मीरगंज प्रशासन को भेज दी है। बारिश हुई थी ज़्यादा, इसलिए वो अप्रैल गिर गई, मकान गिर गया साहब हमारा। बच्चे भी दबने से बच गए थे और भैंस पड़िया दब गई थी, उसमें गाँव वालों ने निकाला मिलकर, मोहल्ला वालों ने। साहब लेखपाल कानून को इंक्वायरी कर गए साहब। तो गरीब आदमी जैसे मुआवजा थोड़ा बहुत मिल जाए वो अच्छी बात है साहब। यही है सर, ये मकान गिर गया अचानक सो लेटे थे। कैसे गिरा? आज सुबह गिरा है। कैसे गिरा? बारिश हो रही थी सर, तो अचानक हम बैठे थे यहाँ पर और बच गए बार नहीं तो चोट आती और इतना नुकसान हो गया। ये काफी टूट हुई है, लिंटर निकल गया पूरा, छत भी गिर गई, बच्चे बच गए सब। अमेठी के मोहनगंज चौराहे पर स्थित सूरज बैटरी सर्विस की दुकान और फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि ये घटना देर रात करीब 2 बजे हुई, जिसके बाद दुकान के मालिक को पड़ोसी ने आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात में पड़ोस में हमारे भाई लड़के ने फ़ोन करके बताया कि आग लग गई है, तो हमने जो आए यहाँ देखे, उसके बाद हमने जो है फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वहाँ से आए, दमकल आए, 2 दमकल गैस का आया और यहाँ मोहन से वो बुझाए, लेकिन जब तक पूरा सब जल गया। बैटरी बनती थी यहाँ पे, नुकसान लगभग मान लीजिए 70-80 लाख का वो। यहाँ फायर ब्रिगेड वाले आए थे, सुबह आए थे, बता के गए। उसके बाद एक बार और आए, नाम पता पूछ के लेके चले गए, तब से भी कोई नहीं है। रात में सीतापुर के मैसूनिया गांव में एक बाघ और उसके 2 शावकों को देखा गया है। आपको बता दें कि किसान ने घास काटने के दौरान उन्हें गन्ने के खेत में देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारी और दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर गन्ने के खेतों में तलाशी अभियान चलाया। साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है।
बांदा में जिलाधिकारी जय रिबा की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने के निर्देश दिए और उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारी को साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। इसके अलावा जल संस्थान और जल निगम को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए। अवगत हैं, आगामी कुछ दिनों में 5 तारीख को बरावफात का त्यौहार मनाया जाएगा। 6 तारीख को गणेश विसर्जन का त्यौहार है। आज पूरे जनपद के सभी थाना क्षेत्रों से संभ्रांत व्यक्तिगण, धर्मगुरु दोनों मजहबों के यहाँ पे आए थे। सभी से पॉजिटिव बातें हुई हैं। जो कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों के द्वारा उसको अवगत कराया गया है। सभी अधिकारीगण द्वारा को जिलाधिकारी महोदया द्वारा और मेरे द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इनका निस्तारण किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी जो त्यौहार आने वाले हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे संपन्न कराया जाएगा। शामली में यमुना नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण खादर क्षेत्र की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और ड्रेनेज विभाग तटबंधों की निगरानी कर रहा है और कई जगहों पर पानी रिसाव को तुरंत दुरुस्त किया गया है। बरेली के गांव मुशरपुर में हाई टेंशन लाइन से छत पर करंट उतरने से 2 दोस्तों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त छत पर घूमने के लिए गए थे। इस दौरान पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के करंट के छत पर आ जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। कुमार चंद्रसेन खाना खाकर ऊपर छत पर गए घूमने के लिए, जो खंभे से करंट आ गया छत में और तार वहाँ पे इतनी ढीली हैं जो छत से पास से होकर गुजरनी पड़ी। और बिजली विभाग के लिए कई बार बताया गया कि इसके तार बदलवा दो, ट्रांसफार्मर हटवा दो, मगर बिजली विभाग ने नहीं सुना। 1-2 बार वहाँ पे खंभा भी गिर गए, तार भी टूट गए, क्योंकि बिजली विभाग वाले लोग आते हैं ऐसे उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। और किसकी लापरवाही? ये सबसे बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की है। अगर ये बिजली विभाग लापरवाही नहीं करता तो ये घटना नहीं होती। विजय कुमार के 5 बच्चे हैं छोटे छोटे जो माइनर हैं। वो एक चंद्रसेन जी हैं, उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष है। तो इन बच्चों ने क्या देखा है? क्या लोगों की मौत हुई? 2 लोगों की मौत हुई है। औरत ले गए तो ये परिवार ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारी को सूचित किया था, वो लापरवाही बरतते रहे। शाम को इनके साथ में इनका मित्र 1000 रुपये का रहने वाला क्या नाम बताया, चंद्रसेन जी विजय कुमार के घर पे गए थे, वहीं रुके हुए थे। ये खाना खा के छत पे टहल रहे थे। 11,000 का करंट ऊपर जा रहा है, लाइन खम्भे द्वारा वहाँ ट्रांसफर लगा हुआ है। और करंट उतरने के बाद में दोनों बच्चों की ऐन मौके पर बरेली में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर दबिश दी थी, लेकिन वो तब तक फरार हो चुका था। आपको बता दें कि आरोपी पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है, जिसके बाद बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। इस दौरान एसपी ग्रामीण साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फरीदपुर स्थित ग्राम बिलौवा से एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने की सूचना प्राप्त हुई और जिसके पश्चात थाना फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि इस घटना को इनके पड़ोसी द्रोणपाल द्वारा कारित किया गया है। द्रोणपाल फिलहाल मौके से फरार है। इसकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।